हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में कि जहां पे आपको इन्वेस्ट करने से बचना है। बट मोर देन दैट यहां पे हमारा पर्पस क्या है कि आपको ये समझना है कि आपको कैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब जैसे चार्ली मंगर जी कहते थे ना कि इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। तो पहले तो हमें ये चीज़ देखना है कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब आप लेट से किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हो। तो आइए स्टार्ट करें। पहले तो ये कंपनी का जो नाम है वो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। अगेन यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो हम शॉर्ट है ना तो लॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आराम से इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। प्लस अगेन हमारा कोई भी तरह का रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो ये एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम कंपनी के अबाउट में देखें, मतलब कंपनी करती क्या है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि MIC इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि एक ग्लोबल लीडर है और LED मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का वो काम करती है। और वो भी कब से काम करती है, 1988 से। मतलब कंपनी जो है वो बहुत पुरानी है, बहुत सालों से ये कंपनी जो है वो लिस्टेड है। जैसे हम देख सकते हैं कि 5th ग्लोबली इन ट्रू कलर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में भी है, कि जहाँ पे ऑटोमोबाइल का सेगमेंट था, फिर कुछ मेडिकल और अदर अप्लायंसेस का भी एक सेगमेंट है यहाँ पे, फिर जियोग्राफिक स्प्रेड में भी जैसे हम देख सकते हैं कि उनका प्रेजेंस जो है वो बहुत सारी जगह पे है। बट अगेन यहाँ पे देखें, लेट से अगर हम देखें क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स भी इनके हैं और मेजर कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें भी मिली हुई है कंपनी के बारे में। तो ऊपर से अगर हम देखें कि अबाउट में, तो कंपनी जो है वो काइंड ऑफ एक हॉट सेक्टर में भी है, कि जैसे हम देख सकते हैं कि बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है वो बहुत ही एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो 23 के पी, मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम पी के बेस पे देखें तो कंपनी एक रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अगर हम देखें कि जहाँ पे PEG रेशियो क्या है, तो वो है 0.72, विच इज़ ऑल्सो फाइन। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी बेटर है कंपेयर टू इट्स वैल्यूएशन। फिर अगर हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम लेट से प्राइस टू सेल्स, मतलब कंपनी सेल्स कितना करती है और कंपेरेटिवली उसकी जो मार्केट कैप है वो कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 22.6 टाइम कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो पे अगर हम देखें तो, विच इज़ वे 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 टू हाई। मतलब लेट से अगर मैं इसके पीयर में अगर मैं जाता हूँ और लेट से हम एम्बर एंटरप्राइज को लेते हैं कि जो भी एक सिमिलर काम में ही करती है, मतलब वो भी कुछ वाइट गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो प्राइस टू सेल्स अगर आप देखो तो सिर्फ 2.17 का है, विच इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू MIC, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम प्राइस टू सेल्स के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें ओवर वैल्यूड दिखता है। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर अगर दूसरा अगर चीज़ हम यहाँ पे देखें तो जैसे हम देख सकते हैं कि EV टू CFO के, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हम इंटरप्राइज वैल्यू को अगर हम मैप करना चाहें तो अब भी उसका जो वैल्यूएशन है वो नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, जो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पे देखेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे आपको मतलब दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे लेट से अगर आप मैक्स का इसका चार्ट देखते हो, मतलब जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक का, तो कंपनी ने मतलब कुछ भी वेल्थ अपने शेयर होल्डर के लिए जनरेट नहीं किया। लेट से अगर किसी ने 2007 में जब कंपनी लिस्ट हुई तब अगर किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तब भी उसकी जो वैल्यूएशन है वो मतलब ऑलमोस्ट सेम रही होती। मतलब सोचो कि ऑलमोस्ट 15 साल जितना हो गया, 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, फिर भी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, कुछ भी उनका वेल्थ जो है वो क्रिएशन यहाँ पे नहीं हुआ है। उल्टा हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो डिस्ट्रक्ट हुई है। यहाँ पे उनकी जो वेल्थ है वो कंपेरेटिवली डाउन हुई है। अगर लेट से किसी ने उसको IPO से लेके अभी तक अगर उन्होंने होल्ड किया होता तब की बात है। तो ये एक चीज़ जो है वो सही नहीं है। अगर कोई भी अच्छी कंपनी है ना तो उसका चार्ट अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ही एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में ही होगा। आप जैसे आप टाइटन का एग्जांपल ले लो या तो डिक्सन का आप एग्जांपल ले लो, तो ये सारी कंपनी ऐसी है कि जो अपने शेयर होल्डर के लिए काम करती है, प्रॉफिटेबिलिटी काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जब चलती है ना तो कंपनी की जो ट्रैजेक्टरी है, उनकी जो शेयर प्राइस की जो ट्रैजेक्टरी है वो हमेशा ही एक अप ट्रेंड में रहती है, ना कि ऐसे कि जहाँ पे एक टाइम पे मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपनी का जो प्राइस था वो ऊपर चला गया, फिर वहाँ से जैसे हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर ये एक रेड फ्लैग जिसको मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है यहाँ पर। फिर अभी अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट में कि लेट से अगर हम क्वार्टर को हम छोड़ देते हैं, लेट से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, मतलब कि जहाँ पे हमें 10 साल का हमें एनालिसिस जहाँ पे मिल सकता है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक टाइम मतलब 2013 में इनका जो सेल्स था वो समवेयर अराउंड 68 करोड़ था। और आज अगर मैं TTM बेस पे भी अगर देखता हूँ
तो भी मतलब 57 मतलब 68 57 हुआ है, विच मीन्स कि सेल्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे। फिर अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे अराउंड समवेयर अराउंड 8% था, फिर वो घटा 3% पे, फिर एकदम ही 21% हो गया, फिर 1%, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया। और अभी जैसे हम देख सकते हैं कि 23% या तो 27% जितना अभी हो रखा है। ठीक है, चलो ये भी अच्छा है। बट अगर हम देखें नेट प्रॉफिट तो उस टाइम पे -15 था, फिर एकदम ही मतलब ऑलमोस्ट 200 करोड़ जितना माइनस हुआ, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर जीरो हो गया, वापस से जीरो हो गया, फिर वापस से एकदम ही स्पाइक आ गया। मतलब अभी तक का उनका जो प्रॉफिट जैसे उन्होंने दिखाया वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही दिखाया, वो भी किसकी वजह से, जहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टैक्स का इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया है, पता नहीं क्या है। कभी कभार उन्होंने ये जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -424% मतलब कुछ एडिशन हुआ है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है। मतलब इतनी वॉलेटिलिटी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 10 साल के फिगर में अगर हम देखें विच इज़ वे टू हाई। फिर अगर हम देखें अगर हम बैलेंस शीट में भी अगर वहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजर्व एक टाइम पे अच्छा था, फिर वहाँ से वो कम होते होते माइनस में आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर अभी एकदम से ही बढ़ चुका है। फिर अगर हम अगर हमें बोरोइंग के बारे में देखूँ तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था जो अभी कम हो गया। बट अगर हम पास्ट 4-5 ईयर्स का देखें तो 1 करोड़ से 11 से 12 और 12 से अचानक से वो 43 करोड़ हो गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब ये कंपनी एक ऐसी जगह पे एक ऐसे सेक्टर में काम करती है कि जो एक सनराइज सेक्टर है, कि जहाँ पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जब बूम कर रहा है, जब आपको फैक्ट्रीज डालनी चाहिए उसकी जगह पे यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि करंट वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है। फिर यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि फिक्स एसेट के अंदर, तो फिक्स एसेट एक ऐसी चीज़ है कि अगर लेट्स से कोई कंपनी अगर ग्रोइंग स्टेज में है तो वो बढ़ते जाएंगे, कभी भी घटते नहीं जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, देख सकते हो। अभी लेट्स से मैं अंबर इंटरप्राइज के केस में अगर मैं जानता हूँ तो वहाँ पे लेट्स से अगर बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी 37 करोड़ का अभी भी है। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फिक्स एसेट, तो 2014 में उसका फिक्स एसेट था समवेयर अराउंड 350 करोड़, जो आज बढ़ के हो गया है क्लोज टू 3000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 10x जितना हो गया है। जबकि यहाँ पे वो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, तो ये एक चीज़ भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि हम कैसे कैसे पॉइंट्स ढूंढते हैं किसी कंपनी को लेट से अगर हमें इन्वेस्ट नहीं करने के लिए। आपका पहला थॉट वही होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कैसे ना करूँ, मतलब क्या क्या रेड फ्लैग्स है वही आपको सबसे पहले तो ढूंढना है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट्स से अगर मैं कैश फ्लो के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो कैश फ्लो जो है ना वो कंटिन्यूअसली मतलब नेगेटिव रहता है। और 1-2 साल में अगर हम छोड़ दें, मतलब यहाँ पे लेट्स से एक ये है, ये भी नेग्लिजिबल है, बाकी के जितने भी साल है अगर 2018 को छोड़ के वहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कंटिन्यूअसली नेगेटिव। मतलब ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अगर लेट्स से अगर कोई सिमिलर कंपनी है, अगर मैं उसको कंपेयर करना चाहता हूँ तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे एम्बर का देखता हूँ तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि 2015 से हमारे पास इसका डेटा है तो 81 करोड़, मतलब एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि जहाँ पे उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव है। जबकि MIC के केस में कम्प्लीटली उल्टा है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही साल ऐसा गया है कि जहाँ पे वो पॉजिटिव है, बाकी के केसेस में या तो वो नेग्लिजिबल है 1 करोड़ या तो 2 करोड़ या तो 0 करोड़, अदरवाइज इट इज़ नेगेटिव। तो ये एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छी नहीं है इस कंपनी को लेके, विच इज़ वेरी वेरी बैड थिंग। अगर पर्सनली अगर लेट्स से मैं इसमें इन्वेस्ट करने का अगर सोच भी रहा हूँ तब की बात है। फिर अगर हम रेशियो के बारे में अगर जाते हैं तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि रेशियो मतलब डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, तो यहाँ पे अब वॉलेटिलिटी देखो सिर्फ कि एक टाइम पे 1300 डेज जितना यहाँ पे था वो एक टाइम पे बढ़ के 38,000 जितना हो गया, फिर अभी 100 डेज जितना है। एक टाइम पे ये डेज पेएबल 500 था, अभी ये 42 हो गया है। वर्किंग कैपिटल डेज हो या तो कैश कन्वर्जन साइकिल हो, एक टाइम पे कितना ज़्यादा था, फिर एकदम ही नेगेटिव हो गया, फिर एकदम ही पॉजिटिव हो गया, अभी वापस से रीजनेबल हो गया। मतलब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये कभी पता ही नहीं चल रहा है, ऐसी तो ये बात है। फिर अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, लेट्स से अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो स्टेबल है। अभी यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे 74.6 समथिंग थी और वहाँ से अभी 66 पॉइंट समथिंग आ चुकी है। बट यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने कुछ QI भी किया था। लेट्स से अगर हम कॉर्पोरेट सेक्शन में जाते हैं, डिविडेंड बहुत ही कम है, मतलब आखिरी में उन्होंने 2009 में दिया था, उसके बाद कोई भी डिविडेंड नहीं है। फिर अगर हम इक्विटी हिस्ट्री देखें तो 2024 में कुछ QIP यहाँ पे हुआ था,
तो इसकी वजह से क्या है कि प्रमोटर ने कुछ अपनी हिस्सेदारी जो है वो कम की है यहाँ पे। बट वो भी जो QIP हुआ था उसमें भी कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, DIIs है या कोई भी फेमस इन्वेस्टर है, उन्होंने पैसा डाला, ऐसा कहीं पे भी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिला है। और वो सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर थे उस टाइम पे QIP में, वो फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वही उसमें थे। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, और अगेन मेरा एक रीज़न ये भी था कि मैंने पर्टिकुलरली यही कंपनी क्यों ली, आपको कुछ समझाने के लिए कि यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। मतलब अभी तो ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर होल्डर्स को ये अप्रोच करने आ गई। एक टाइम पे मतलब इनके जो शेयर होल्डर थे वो समवेयर अराउंड 50,000 थे, अभी वो ऑलमोस्ट हो गए हैं 2 लाख के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हो गए, और उसमें भी ज़्यादातर जो है वो पब्लिक ही यहाँ पे इसके अंदर घुसी हुई है। DIIs जो थे वो एक टाइम पे बहुत ही नेग्लिजिबल उनका शेयर था, और अभी तो उन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है यहाँ से। और FIS जैसे हम देख सकते हैं कि उनका भी एक कुछ नेग्लिजिबल जितना परसेंटेज यहाँ पे है। बट सोचने वाली बात यह है कि कंपनी 2007 से लिस्टेड है, आज तक उन्होंने कभी भी कोई एक प्रेजेंटेशन भी नहीं डाला है। जैसे हम एटलीस्ट अगर हम स्क्रीनर पे देखें तो कोई PPT नहीं है, ना ही कंपनी ने किसी भी तरह का कॉन्फ्रेंस कॉल भी किया है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। तो अगर लेट्स से कंपनी इतनी ही अच्छी है तो क्यों DIIs ने इन्वेस्ट नहीं किया है, क्यों कोई ऐसे इन्वेस्टर लेट्स से कोई जानी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। बट यहाँ पे हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर रहता है ना, उनको लगता है कि हम इस कंपनी में मतलब ये जो 40-50 रुपये में जो हमें शेयर मिल रहा है, ये आज नहीं तो कल नेक्स्ट डिक्सन हो जाएगा, इसका भाव जो है वो 10x हो जाएगा, इसका मार्केट कैप बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पे देखें ना तो जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो बहुत ही कम है, और जो रेड फ्लैग्स जिसको हम बोल सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख जितने शेयर होल्डर यहाँ पे है, तो ये एक मुझे थोड़ा वरिंग साइन लगता है कि ये फ्यूचर में क्या होगा। मतलब इतने सारे रिटेलर्स इस स्टॉक के अंदर घुसे हुए हैं विदाउट चेकिंग इवन फंडामेंटल्स की ये कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट है, इसके जो फाइनेंशियल्स है, क्या वो सपोर्ट करते हैं कि कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट कर पाएगी। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्सनली, मैं इसमें रॉन्ग भी हो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी बातें सही है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में कुछ अच्छा भी कर लें। बट अगर हम पास्ट को देखें, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसको देखें, कैश फ्लो देखें, कंपनी का जो बिजनेस है वो देखें, और उसके जो कंपेटिटर्स है अगर हम वहाँ पे भी देखते हैं ना, तो उसके कंपेटिटर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इनके कंपैरिजन में। तो क्या फिर भी आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर मैं होता तो मैं पर्सनली ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, मैंने किया भी नहीं है और ना ही मेरा कोई प्लान है। बट यहाँ पे हमारा मेन पर्पस आपको ये है कि आपको ये जानना है कि आपको कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करें। और अगर लेट्स से अगर आपके पास कुछ यूनिक इंसाइट है इस कंपनी को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालना, हम भी मतलब वहाँ से सीख सकते हैं। और लेट्स से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम भी वहाँ पे आपको आंसर करने का ट्राई करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।